दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WBC के बारे में, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। और इस वीडियो के अंदर हम मुख्य रूप से बात करेंगे कणिका युक्त श्वेत रुधिराणु के बारे में, यानी कि ग्रेनुलोसाइट WBC के बारे में। ये क्या होता है और इसके प्रकार क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कणिका रहित श्वेत रुधिराणु के बारे में, यानी कि एक ग्रेनुलोसाइट WBC के बारे में। तो दोस्तों, चलिए एक बार जल्दी से हम एक ग्रेनुलोसाइट WBC को जान लेते हैं, जिससे हम जो पढ़ेंगे आज ग्रेनुलोसाइट WBC वो अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, जो ग्रेनुलोसाइट होता है उसमें कणिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन जो एक ग्रेनुलोसाइट होता है उसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो देखिए, हमारा जो एक ग्रेनुलोसाइट है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है ए, दूसरा है ग्रेन्यूल्स। तो दोस्तों, यहाँ पर ए का मतलब होगा अब्सेंट, यानी कि अनुपस्थित, और दूसरा है ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेन्यूल्स का मतलब होगा कणिकाएं। तो ऐसे WBC जिसमें कणिकाएं अनुपस्थित हो तो उसे कणिका रहित श्वेत रुधिराणु के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसी को एक ग्रेनुलोसाइट WBC के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, हमारा जो एक ग्रेनुलोसाइट WBC है वो दो प्रकार का होता है। पहला है लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट। तो दोस्तों, जो लिम्फोसाइट है वो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। देखिए, वहीं पर जो हमारा मोनोसाइट है वो मोनोसाइट हमारे शरीर में जो बाहरी हानिकारक सेल्स होती हैं, जीवाणु होती हैं, उनको नष्ट कर देता है। यानी कि ये भी हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करता है, ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। अब दोस्तों, जो लिम्फोसाइट होता है वो दो प्रकार का होता है। वो होता है एक बी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। अब दोस्तों, जो बी लिम्फोसाइट होता है और टी लिम्फोसाइट होता है, इन दोनों का निर्माण हमारा बोन मैरो में होता है। ठीक है, बोन मैरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। अब दोस्तों, कुछ समय बाद ये अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। जैसे कि हमारा जो बी लिम्फोसाइट होता है उसका निर्माण बोन मैरो के अंदर होता है, लेकिन और इसका विकास जो होता है वो भी बोन मैरो के अंदर ही होता है। लेकिन वहीं पर बात करें हम अगर टी लिम्फोसाइट की, तो जो हमारा टी लिम्फोसाइट होता है उसका विकास तो बोन मैरो के अंदर होता है, लेकिन जो इसका निर्माण है वो थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। ठीक है, थाइमस एक प्रकार की ग्रंथि है जिसके अंदर टी लिम्फोसाइट का विकास होता है, वृद्धि होती है। तो दोस्तों, जो हमारा बी लिम्फोसाइट है उसका नाम बी लिम्फोसाइट पड़ा क्योंकि ये बोन मैरो में बनता है और इसका विकास भी बोन मैरो में होता है। और टी लिम्फोसाइट का नाम टी लिम्फोसाइट पड़ा क्योंकि ये विकसित, यानी कि निर्माण इसका बोन मैरो में होता है और इसका जो विकास होता है, वृद्धि होता है, वो टी थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है, इसलिए इसे टी लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं कणिका युक्त श्वेत रुधिराणु के बारे में। कणिकामय श्वेत रुधिराणु के बारे में ये क्या होता है। ग्रेनुलोसाइट वे होते हैं जिनके कोशिका द्रव्य में पाली युक्त केंद्रक और विभिन्न प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। अब दोस्तों, इसका मतलब है कि जो ग्रेनुलोसाइट होता है, जो कणिका होती है, वो आपका कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। और उसी साइटोप्लाज्म में, उसी कोशिका द्रव्य में केंद्रक पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि पाली युक्त होता है, चैम्बर्स में बटा होता है, जैसे कि आप पहले चित्र में देख रहे हैं, दूसरे में और तीसरे में देख रहे हैं। तो इसमें जो केंद्रक है वो पाली युक्त बटा हुआ है, जैसे कि एक पाली ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। तो ऐसे पालियों में ये बटा हुआ होता है, चैम्बर्स में बटा हुआ होता है। और इसमें जो कणिकाएं पाई जाती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं, अलग अलग कलर्स की होती हैं। देखिए, पहले में ये छोटी साइज की है, यानी कि न्यूट्रोफिल्स जो होता है उसमें छोटी प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। अब उसके बाद जब इस्नोफिल की बात करें तो इस्नोफिल्स जो होता है उसमें न्यूट्रोफिल से थोड़ी बड़ी कणिकाएं पाई जाती हैं। फिर उसके बाद बैसोफिल्स की बात करें तो बैसोफिल्स जो होते हैं उसमें और बड़ी कणिकाएं पाई जाती हैं। तो ठीक उसी प्रकार इसका कहने का मतलब है कि जो ग्रेनुलोसाइट्स होता है तो उसके अलग अलग कोशिका द्रव्य में अलग अलग प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, और जो केंद्रक होता है वो पाली युक्त होता है, कई चैम्बर्स में बटा होता है। अब दोस्तों, अगर हम ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो ये जो होता है ये WBC का लगभग 70 से 75% भाग होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम एक ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो वो हमारा
30% भाग था। ठीक है, पूरे WBC का 30% भाग था ये ग्रेनुलोसाइट। और यहाँ पर जो हमारा ग्रेनुलोसाइट है यानी कि कणिका में श्वेत रुधिराणु है, वो हमारा 70 से 75% भाग होता है। अब कणिकाओं की प्रकृति के आधार पर जो ग्रेनुलोसाइट होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी कणिकाएं होती हैं, ग्रेन्यूल्स होता है, तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो जो हमारा ग्रेनुलोसाइट होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो पहला है न्यूट्रोफिल, दूसरा है स्नोफिल और तीसरा है बैसोफिल। तो चलिए दोस्तों, इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। अब नंबर 1 पर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की। तो न्यूट्रोफिल्स दोस्तों संपूर्ण WBC का, यानी कि हमारे शरीर में जितना WBC पाया जाता है उसमें ग्रेन्यूल्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट पाया जाता है और एक ग्रेनुलोसाइट पाया जाता है। तो जो हमारे शरीर में WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं उसका 67% भाग, 67% भाग न्यूट्रोफिल्स होता है। और रुधिर में न्यूट्रोफिल्स की जो संख्या होती है वो 3000 से 6000 क्यूबिक mm होती है। 3000 से 6000 घन मीटर होती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो केंद्रक पाया जाता है वो 3 से 5 पालियों में बटा होता है। जैसा कि आप चित्र में देखिए, इसमें जो केंद्रक पाया जा रहा है वो 3 पालियों में बटा हुआ है, 1 2 3। ठीक है, 3 से 5 पालियों में विभाजित होती है। ये 3 के अलावा 4 पाली भी हो सकती है और 5 पाली भी हो सकती है। अब ये भक्षकाणु क्रिया में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक बैक्टीरियाज होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनके भक्षण करने में, उनको नष्ट करने में सबसे सक्रिय क्रिया होती है इनकी। ठीक है, सबसे अहम भूमिका होती है इनकी, यानी कि न्यूट्रोफिल्स की। आई होप आपको न्यूट्रोफिल्स समझ में आया होगा। अब उसके बाद चलिए हम बैसोफिल्स की बात करते हैं। दोस्तों जो बैसोफिल्स होता है वो संपूर्ण WBC का, हमारे शरीर के अंदर जितना भी श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं उनका 0.5 से लेकर के 2% भाग बैसोफिल्स का होता है। अगर इनकी संख्या की बात करें तो 0 से 100 क्यूबिक पर mm इनकी संख्या होती है। जितना हमारा ब्लड होता है उनके 1 क्यूबिक घन मीटर के दायरे में 100 की संख्या में बैसोफिल्स पाई जाती है। अब अगर इनके केंद्रक की बात करें, जो इनका केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो 2 से 3 पालियों में बटा होता है। जैसे कि आप चित्र में देखिए, एक पाली ये, दूसरा पाली ये। तो इनके जो केंद्रक होता है वो 2 से 3 पालियों में बटा होता है। और इनके जो आकृति होती है वो सबसे छोटी होती है। WBC की सबसे छोटी आकृति बैसोफिल्स की होती है। और इनके केंद्र की जो आकृति होती है वो यस आकार की होती है। और जो बैसोफिल्स होते हैं ये हिपैरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन नामक पदार्थ का संश्लेषण करते हैं, यानी कि ये इन पदार्थों को बाहर निकालते हैं, संश्लेषण करते हैं। ये गहरे नीले रंग के मूल रंगों के समान के साथ बड़ी कणिकाएं होती है। ठीक है, जो बैसोफिल्स होता है उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है, उसके अंदर यानी कि कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारा ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, कणिकाएं पाई जाती है, वो गहरे नीले रंग की बड़ी कणिकाएं होती हैं, जैसा कि आप अभी चित्र में देख रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम तीसरे प्रकार की बात करते हैं, वो है हमारा एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स को इओसिनोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो हमारा एसिडोफिल्स है वो संपूर्ण WBC का, हमारे शरीर में जितना श्वेत रुधिराणु पाया जाता है उसका 1 से 2% भाग होता है। उसके बाद जो एसिडोफिल्स की जो संख्या होती है वो 100 से 4 क्यूबिक mm होती है। उसके बाद जो इसके कोशिका द्रव्य होते हैं, साइटोप्लाज्म जो होते हैं, उसमें द्विपालित केंद्रक पाया जाता है। ये देखिए, इसमें ना तो 3 से 5 पालियों वाला पाया जाएगा, ना ही 2 से 3 पालियों वाला। इसमें केवल और केवल 2 पाली वाला केंद्रक पाया जाएगा। जैसा कि हमने न्यूट्रोफिल्स में देखा कि इसमें जो केंद्रक होता है वो 3 से 5 पालियों में बटा होता है, और जो बैसोफिल्स में देखा वो 2 से 3 पालियों में बटा होता है। लेकिन ये सब इसमें नहीं पाया जाएगा, यानी कि स्नोफिल में ये सब नहीं पाया जाएगा। इसमें जो केंद्रक होगा वो केवल 2 पालियों में बटा होगा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। एक पाली ये हो गया, दूसरा पाली ये। तो
इसमें जो लाइसोसोम्स होता है, लाइसोसोम की जो कणिकाएं होती हैं, जो ग्रैन्यूल्स होता है, वो बड़ी संख्या में पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही है। जैसे कि आप चित्र में देखिए, छोटे छोटे कई दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइसोसोम्स ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रही हैं। अब दूसरी बात करें तो ये रोगों के संक्रमण के समय इनकी जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। जैसे कि हम बीमार पड़ गए, मान लीजिए हमको बुखार हो गया, तो इनका जो ग्रेन्यूल्स होता है, जो कणिकाएं होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को प्रोटेक्शन प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और तथा साथ में अगर इनकी बात करें, एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, जो हमारा एसिडोफिल्स होता है, इओसिनोफिल्स होता है, वो हमें एलर्जी में महत्वपूर्ण सहायता करती है, कि एलर्जी होने से हमें बचाती है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।